पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं खेल समझिए। खेल समझिए में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जो आज दिन भर सियासी गलियारे में हलचल मचाकर रखेगी, जिस पर ज़्यादा रोशनी डालते हैं बाबा। जी हाँ, बाबा जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं और आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार की 40 सीट पर कौन से उम्मीदवार कहां से उतरेंगे और कौन से पार्टी से उतरेंगे। हम एक एक करके आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन बड़ा सवाल, लालू के टारगेट पर आखिरकार बीजेपी और चिराग पासवान नहीं है तो कौन है? क्या लालू प्रसाद यादव जो है वो नीतीश कुमार को टारगेट करके उनका गेम ओवर करने वाले हैं? हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो हम सीधा चलते हैं बाबा के पास। बाबा जी, आखिरकार जो ये 40 सीट पर कौन से उम्मीदवार कहां से उतरेंगे और कितनी टक्कर एक दूसरे को दे पाएंगे? देखिए विकास, इस खबर को, इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले हम अपने भारत लाइव के व्यूअर्स जितने हैं, दर्शक जितने हैं, या आप जैसे भी हमें जहां भी देख रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप थोड़ा इंतजार जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम 40 सीटों का ये विश्लेषण करने जा रहे हैं। और 40 सीटों के विश्लेषण में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर भाजपा टारगेट पर क्यों नहीं है लालू प्रसाद के, क्यों चिराग पासवान को उन्होंने फ्री छोड़ दिया है, और बाकी के लोगों को जब वो नहीं छोड़ रहे हैं, अपने ही गठबंधन के लोगों को, तो बाकी के लोगों को क्यों छोड़ रहे हैं? बिल्कुल। तो इसके पीछे का कारण है कि पिछली जो 2019 की रणनीति हुई थी वो बनाया था तेजस्वी यादव ने। मेन फ्रेम में तेजस्वी यादव थे, इस बार मेन फ्रेम में लालू प्रसाद हैं और सारे फैसले उनके ही हस्ताक्षर से हो रहे हैं। विकास, इस जो विश्लेषण है उसको शुरू करने से पहले हम चरण वाइज इसको, हाँ, एक एक करके चरण वाइज की, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें क्लियर हो सके कि कौन से पहले चरण में कौन कौन सी सीटें हैं और कब उन पर वोटिंग होगी और कौन कौन से उम्मीदवार वहां से उतर रहे हैं। तो हम सीधा चलते हैं पहले चरण में। पहले चरण में हमारे पास जो सीट है औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई और औरंगाबाद जो है वो सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी। तो बाबा, औरंगाबाद से शुरुआत करते हैं। औरंगाबाद से कौन उतर रहे हैं? देखिए, राजद से सुशील सिंह यहाँ से वर्तमान में भी हैं जी। और सुशील सिंह को लेकर के कई बातें कही जा रही थी, कहा जा रहा था एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटजी लालू प्रसाद ने अपनाया जी, उस स्ट्रेटजी से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चर्चा चल रही थी कि इस बार बहुत सारा बदलाव करते हुए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2020 के चुनाव से लेकर अब तक बदलाव कर रही है, वो बदलाव इस बार भी करेगी। लेकिन सुशील सिंह का टिकट नहीं काट पाई, क्योंकि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी से ज़्यादा था कि सुशील कुमार जो पिछले 10 साल से वहाँ सांसद हैं, तो वो टक्कर दे सकेंगे। अब यहाँ एक बोरो प्लेयर को ला करके लालू प्रसाद ने सबसे बड़ा गेम किया है। इस गेम का हम सबसे लास्ट में बताएंगे कि लालू प्रसाद ने आखिर अभय कुशवाहा को क्यों दिया है और कुशवाहा समाज पर इतने मेहरबान क्यों हैं, ये भी हम आप बाद में बताएंगे। लेकिन इस लड़ाई में औरंगाबाद सुशील सिंह बनाम अभय कुशवाहा साधारण लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई निश्चित रूप से कड़ी होगी। आगे बढ़ते हैं, गया की ओर चलते हैं। तो गया से क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस वक्त? लगातार हार रहे जीतन राम मांझी को इस बार मौका मिल सकता है जीत का स्वाद चखने का। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने जो उम्मीदवार दिया है कुमार सर्वजीत को, वो काफ़ी मुखर भी हैं और इन 17 महीनों में जिस तरह सरकार में वो शामिल रहे, उन्होंने दिखाया भी अपना कि वो किस तरह से काम करने के आदी हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से जीतन राम मांझी मैदान में है और उनके जीवन का शायद ये अंतिम चुनाव होगा, क्योंकि उम्र उनकी काफ़ी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में एक बार वो सदन जाना चाहेंगे। अब देखना होगा कि सर्वजीत उनको जाने देते हैं या नहीं जाने। और एनडीए गठबंधन भी चाहेगी कि आखिरी छोर पर जीत के साथ वो सदन में जाकर वापस करे। एनडीए गठबंधन देखिए एकजुट नजर आ रहा है महागठबंधन की अपेक्षा, तो एक फैक्टर यहाँ जरूर है। नवादा सीट पर कौन कौन से उम्मीदवार उतर रहे हैं और इनकी जो पॉलिटिक्स करियर है ये क्या रही है? बाबा, कल आप लोगों ने एक नवादा का विश्लेषण किया था जी, मैंने उस विश्लेषण को देखा है। वास्तव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का डर सामने नजर आ रहा है। विवेक ठाकुर हर तरह से धन बल सबसे मजबूत हैं, लेकिन अपनी पार्टी के भीतर विद्रोह नहीं हो, इसको देखते हुए एक सिटिंग राज्यसभा के सांसद को टिकट देना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नई स्ट्रेटजी अपना रही है। और यहाँ लड़ाई फिर से आपको बताएंगे कि लालू प्रसाद ने कड़ी कर दी है। इस बार एक बार फिर से यहाँ श्रवण कुशवाहा को उतार करके ये दूसरे कुशवाहा हैं जिन पर लालू प्रसाद ने दांव खेला है। हम फिर आपको बता रहे हैं कि हम बाद में बताएंगे कि क्यों आखिर कुशवाहा को।
अब जमुई तरफ चलते हैं। हॉट सीट माना जाता है जमुई। चिराग पासवान वहां से अभी सांसद रहे हैं, लेकिन अब वो हाजीपुर आ रहे हैं, तो जमुई से उनके जीजा जी। देखिए, अरुण भारती का टिकट तो फाइनल हो गया था और चिराग पासवान ने इसको लेकर के कहा भी था कि मैं अपना छवि जो मुझसे भी बेहतर काम कर सकते हैं, मैंने 10 सालों में किया है, ये 5 साल में वो काम करेंगे, इसलिए इनको दे रहा हूं और मैं तो आपके साथ हुई। यानी अरुण भारती पर उन्होंने दाव लगाया है और जमुई की जनता को ये भरोसा दिलाया है। लेकिन यहाँ अर्चना रविदास आरजेडी से टिकट ले चुकी हैं, नॉमिनेशन भी हो गया है। सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ आईपी गुप्ता होने जा रहे हैं। पान समाज वाले आईपी गुप्ता हैं, वो बड़े फैक्टर हैं। उनका जिधर पलड़ा झुकेगा, यदि कांग्रेस ने, जैसा कि लग रहा था कि वो कांग्रेस से ही हैं, कांग्रेस ने अगर उन्हें टिकट दिया तब तो बल्ले बल्ले है महागठबंधन की। अगर नहीं दिया तो आप मान के चलिए कि इनका चुप रहना या इनका विद्रोही तेवर मुश्किल में डाल सकता है कहीं ना कहीं महागठबंधन को और आरजेडी के उम्मीदवार को। मान के चलिए कि अरुण भारती मजबूत तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अर्चना रविदास को जो प्राप्त होना चाहिए, अगर आईपी गुप्ता का सपोर्ट मिलता है तो निश्चित रूप से यहाँ मामला उधर पक्ष में, दूसरे पक्ष में जा सकता है। ये पहले चरण के 4 जो सीट है वहां का हमने बात किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे फेज की ओर चलते हैं। दूसरे फेज में सीधा हम चलते हैं किशनगंज। किशनगंज से बाबा क्या देखने को मिल रहा है? कांग्रेस एक सीट ये मात्र जीत पाई थी। देखिए, बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सीट इस बार भी किशनगंज उन्हीं के हाथ में गई है। हाँ, जदयू ने अपना उम्मीदवार जरूर बदला है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, दूसरे चरण की भी। 4 अप्रैल को तक नामांकन की प्रक्रिया है। 26 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और किशनगंज इस बार फैसला करेगा। हालांकि AIM का फैक्टर जरूर है, लेकिन किशनगंज में बहुत हद तक ये साफ नज़र आ रहा है कि जदयू इस बार प्रयास जरूर करेगी। लेकिन मोहम्मद जावेद चूँकि सिटिंग सांसद है तो कुछ बेनिफिट तो उनको मिलता ही ना है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं कटिहार पड़ोसी है, लेकिन वहाँ पे कुछ कमाल नहीं कर पा रही है महागठबंधन। देखिए, तारिक अनवर पिछला चुनाव हार गए थे, लंबे समय से वो जीतते आ रहे हैं। कांग्रेस का जब पूरा उफान पर थी कांग्रेस, तो तारिक अनवर वहाँ से जीतते रहे हैं। उन्होंने एनसीपी से भी एक बार जीत दर्ज की है, जो कि कांग्रेस सपोर्ट से उनको मिला था। यहाँ दुलाल चंद गोस्वामी टक्कर में बहुत मजबूत हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लालू यादव का जितना भी फैक्टर चलेगा नीतीश कुमार पर, लेकिन कटिहार में नहीं चल सकता है। कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी ने जिस तरह का काम किया है, वहाँ के लोगों में चाहे किसी भी जाति के हों, उनको फुल सपोर्ट है। हमारी टीम वहाँ जाकर के सर्वे, हम तो लगभग सभी 40 सीटों पर सर्वे कर चुके हैं। लेकिन यहाँ का और कई और सीट हम बताएंगे बीच में कि कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी मजबूत नजर आ रहे हैं। यहाँ नीतीश कुमार का कितना भी स्क्रू टाइट करें, लेकिन दुलाल चंद गोस्वामी का स्क्रू टाइट लालू प्रसाद नहीं कर पाएंगे। पूर्णिया एक और हॉट सीट आता है। पूर्णिया जहां पर घमासान देखने को मिल रहा है। महागठबंधन ही 2 खेमे में बटती हुई नजर आ रही है। पूर्णिया लालू प्रसाद का जो कुशवाहा फैक्टर है वो यहाँ काम करेगा। बीमा भारती को उन्होंने टिकट दिया। हालांकि पप्पू यादव विद्रोही हैं, कहीं ना कहीं बीच रास्ते में आ सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव के आने से राष्ट्रीय जनता दल को बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में संतोष कुशवाहा जो पिछले 2 टर्म से वहाँ के सांसद रहे हैं, उन पर एंटी इनकम्बेंसी लागू है। जब सीमांचल मीट हुआ था, उस मीट में भी उन्होंने, मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, उन्होंने रोष प्रकट करके ये बात साबित कर दिया था कि वो बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं, लोगों की अपेक्षा बहुत है और उन्होंने जो काम किया उससे संतुष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कुशवाहा फैक्टर जो है उल्टा पड़ सकता है। देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, भागलपुर सीट पर आते हैं। भागलपुर पर क्या कमाल हो पाएगा बाबा? देखिए, भागलपुर अजय मंडल है और यहाँ खास करके इस समाज का एक अच्छा खासा वर्चस्व है। लगातार यहाँ आपने देखा होगा कि अजय मंडल काम करें नहीं करें, लेकिन यहाँ के लोग खास करके चूँकि भाजपा और जदयू का यहाँ गठबंधन है, तो इस गठबंधन में ये मजबूत लग रहे हैं। लेकिन अजीत शर्मा या उनकी बेटी नेहा शर्मा, दोनों में से कोई भी चुनाव लड़े, संभावना यही है कि कांग्रेस इन दोनों को ही परिभरोसा करेगी। अजीत शर्मा लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि उन्हें लोकसभा का टिकट मिले। इस बार मौका मिला है, तो अगर अजीत शर्मा को टिकट मिलता है, अगर वो लड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में टक्कर तो जरूर देंगे। लेकिन चूँकि भाजपा यहाँ से, हाँ, एक बात जरूर हो सकती है कि यहाँ लालू प्रसाद का फैक्टर काम कर सकता है, क्योंकि भाजपा के अंदर इस बात का रोष है कि ये भाजपा को क्यों नहीं मिला सीट, जदयू के खाते में क्यों दिया गया। देखिए, दोनों की आपस की जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है, लेकिन बात अब आ जाता है दूसरे चरण की आखिरी सीट बांका की। बांका में क्या कुछ हो रहा है इस वक्त? देखिए, बांका के इर्द गिर्द जितने भी लोकसभा सीट हैं
उन पर एक ऐसा मतलब कहा जाना कि चक्रव्यूह रचा है लालू प्रसाद ने कि इस बार जयप्रकाश यादव को टिकट देने में, सिंबल देने में 1 सेकंड की भी देर नहीं की। पिछली बार चुनाव हार गए थे, हार जीत का आंकड़ा बहुत लंबा नहीं था, लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि यहाँ पर टक्कर बड़ा होने वाला है। और अगर कुशवाहा फैक्टर जिसकी बात मैं कर रहा हूँ अगर यहाँ भी काम कर गया तो एक बात आप मान के चलिए कि यहाँ लालू प्रसाद थोड़ा सा 20 पड़ सकते हैं, यानी 19-20 की लड़ाई बांका में चल रही है। देखिए दूसरे फेज की 5 सीट की क्या समीकरण है, हमने आपको बताया कौन से प्रत्याशी कहां से उतरेंगे। अगर हम तीसरे फेज की बात करें तो सबसे पहले हम चलते हैं झंझारपुर, वहां से क्या कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए 19 अप्रैल तक यहाँ नामांकन की तिथि तय की गई है और यहाँ जो वोटिंग है वो 7 मई को होगी। इस पूरे शेड्यूल में आप देखिए कि तीसरे चरण में 5 सीटों पर होना है, जिसमें आपने झंझारपुर की बात की तो झंझारपुर में लड़ाई इस बार थोड़ा दूसरे तरह की है। यहाँ जो वर्तमान रामप्रीत मंडल हैं जदयू के सांसद, उनके विरुद्ध पिछली बार भी बहुत सारा खेल हुआ था। गुलाब यादव वहाँ टाल ठोक रहे थे, बिल्कुल। लेकिन अब जो है ये झंझारपुर का सीट अभी भी कहा जा रहा है कि बचा करके रखा गया है आरजेडी के द्वारा। जी। आने वाले समय में एक नया ट्विस्ट देखने को मिल सकता है और यहाँ से वीआईपी का कोई उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, क्योंकि अब तक वीआईपी किसी भी गुट का, किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अभी इस सीट पर ट्विस्ट आना बाकी है और ये ट्विस्ट आ सकता है 1 से 2 दिन के अंदर। एक हॉट सीट मान लिया जाए झंझारपुर को अभी से। आगे बढ़ते हैं सुपौल का क्या कुछ रहेगा, कौन सी पार्टी वहां पर बाजी मार ले जाएगी। देखिए सुपौल की कहानी बड़ा अजीब है। सुपौल में जो समस्याएं हैं वो वहाँ के सांसद नहीं दूर कर पा रहे हैं। सुपौल में आपको याद होगा कि हमने लगातार ये चर्चा की है कि वहाँ अलग अलग लोगों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जिसमें कई नाम सामने हैं। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से चंद्रहास चौपाल का नाम सामने आ रहा है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट वहाँ वैद्यनाथ मेहता है। वैद्यनाथ मेहता ने 7 साल पहले IRS की नौकरी रिजाइन किया है अपने क्षेत्र की समस्याओं को देख करके, और लोगों के पलायन के साथ साथ जो वहाँ समस्या है वो बार बार बताते हैं कि बाढ़ आता है, लोगों के खेतों में बालू भर जाता है और बालू हटाना चाहते हैं तो उन पर एक्ट लग जाता है, वो पत्थर उथर वाला जो एक्ट होता है, खनन वाला एक्ट लग जाता है और ऐसी स्थिति में वो जूझते रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सारी समस्याओं को लेकर के जिस तरह से वैद्यनाथ मेहता ने आगे का प्लान बनाया है और वहाँ के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, संभावना है कि वैद्यनाथ मेहता यहाँ बेहतर काम कर सकते हैं। देखिए सुपौल का अगर बात करें तो वहाँ उनकी अलग अपनी परेशानी है, लेकिन आगे बढ़ते हैं अररिया की ओर चलते हैं। अररिया में क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस बार। देखिए प्रदीप कुमार सांसद तो यहाँ बने थे जी, लेकिन तब आपस में घर की लड़ाई थी। ये क्षेत्र कहा जाता है कि आलम परिवार का है, जिसमें दोनों भाई में आपस की लड़ाई होती है। पिता की मृत्यु के बाद इसमें सरफराज आलम जो हैं वो चुनाव लड़े थे, जीते भी थे उपचुनाव में, लेकिन उसके बाद शाहनवाज और सरफराज के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई। इस बार ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल बड़े भाई की जगह पर छोटे भाई पर भरोसा करेगी, जो अभी विधायक भी हैं और साथ साथ वो मंत्री भी रहे हैं, AIMIM से जीत करके आए थे, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल में हैं और शाहनवाज आलम को इस बार मौका दिया जा सकता है, इसलिए कि ये तस्लीमुद्दीन का क्षेत्र कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखना दिलचस्प होगा कि प्रदीप कुमार को कितना टक्कर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी, हमने पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी पर नज़र नहीं है राष्ट्रीय जनता दल की, उनकी नज़र कहाँ है तो नीतीश कुमार पर है। देखिए 2 भाई की लड़ाई में छोटा भाई जो है वो बाजी मार के जीत सकता है, वहाँ पर बड़े भाई पर भरोसा कम है राजद का। लेकिन आगे बढ़ते हैं और सीधा बात करते हैं खगड़िया की। खगड़िया में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए खगड़िया लोक जनशक्ति पार्टी का ये सीट है। जब तक हम खबर कर रहे हैं तब तक कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें लगातार नए नाम आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इस पर एक स्वर्णकार है उनको टिकट मिलेगा जी। तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि रेणु कुशवाहा को यहाँ टिकट मिलेगा, महिला हैं और कुशवाहा समाज से आती हैं इसका भी, लेकिन कुशवाहा समाज को कितना टिकट देंगे। इससे पहले भी आपने देखा कई कुशवाहा को, यहाँ के उपेंद्र कुशवाहा को ही सबसे बड़े नेता उनको टिकट दिया है एनडीए ने। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में एक डॉक्टर विवेकानंद है, उनका भी नाम खूब चल रहा है कि ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी बोरो के रूप में ले सकती है चिराग पासवान से, और यहाँ से विवेकानंद का नाम बहुत तेज़ी से चल रहा था, लेकिन ये चूंकि एलजेपी के पास ये सीट चला गया है तो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि यहाँ
जो लड़ाई है वो सीपीएम से है, और सीपीएम की लड़ाई में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से मैनेज करके चुनाव जीतते रहे हैं महबूब अली कैसर का भी नाम चल रहा है, लेकिन चिराग पासवान किसको टिकट देते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है, और हो सकता है कि हम कवर कर रहे हैं इस बीच में टिकट का फाइनलाइजेशन भी हो जाए। देखिए, खगड़िया पर अभी तक नाम निकल के सामने नहीं आया है, लेकिन चिराग पासवान गहरे चिंतन मंथन में है। हम अगले सीट की ओर बढ़ते हैं, मधेपुरा का क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस बार? देखिए, मधेपुरा की लड़ाई में इस बार जो कहा जा रहा था कि पप्पू यादव को मधेपुरा मिलेगा, मधेपुरा में पप्पू यादव को लड़ाया जाएगा, ये यादवों का बहुल क्षेत्र है, यहाँ दिनेश चंद्र यादव हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें शरद यादव के पुत्र को भी लड़ाने की बात चल रही थी। इसमें एक आनंद मंडल हैं, उनको भी कहा जा रहा था कि चूंकि यादवों का वोट तो आएगा ही, इसके अलावे जो वो फैक्टर जो बता रहे थे कुशवाहा वाला फैक्टर, वो फैक्टर के साथ मंडल वाला फैक्टर भी जोड़ दिया जाएगा तो उसका भी फायदा मिल जाएगा, या चंद्रशेखर को चुनाव लड़ाया जा सके जो शिक्षा मंत्री के रूप में काफ़ी विवादित भी रहे हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप एक चीज़ देख सकते हैं, पप्पू यादव का फैक्टर होगा, पप्पू यादव ये विद्रोही हो जाएंगे जो कि लगभग हो ही गए हैं, तो उसका भी एक फैक्टर होगा। तो ऐसी स्थिति में आप एक बात मान के चलिए कि जदयू को लेकर के, और जदयू यहाँ पर इस बार घिर सकती है, और नीतीश कुमार के लिए स्क्रू टाइट करने वाला एक और व्यवस्था जो है राष्ट्रीय जनता दल ने कर दिया है। देखिए, तीसरे फेज तक हम आ चुके हैं, और क्या कुछ आपको देखने को मिल सकता है इस लोकसभा चुनाव में, और हम आगे बढ़ते हैं चौथे फेज की ओर चलते हैं। चौथे फेज में हम पहले सीधा दरभंगा से शुरुआत करते हैं। दरभंगा में इस बार कौन बाजी मार रहा है? अगर आप बनाम पिछड़ा यहाँ की लड़ाई होगी, गोपाल जी ठाकुर हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, ललित यादव को यहाँ से टिकट दिया जाएगा, इसलिए लड़ाई सीधी आप समझ लीजिए कि MY वर्सेस सवर्ण होगा। उज्जियारपुर का अगर हम बात करें तो वहाँ पे इस बार नित्यानंद राय भाजपा से हैं, और भाजपा टारगेट पर है नहीं लालू के, इसलिए आलोक मेहता आराम से ले जाएंगे। आलोक मेहता अगर चुनाव लड़ भी रहे हैं तो नित्यानंद राय के साथ 2 फैक्टर काम करता है। एक तो वो यादव समाज से आते हैं, और यहाँ कुशवाहा फैक्टर काम नहीं करता है क्योंकि उनकी पत्नी कुशवाहा है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आराम से सीट निकल जाएगी। लड़ाई क्या होगी? समस्तीपुर में इस बार क्या देखने के लिए? देखिए, समस्तीपुर में भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, नाम कई चल रहे हैं। कहा तो ये जा रहा था कि कई लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं जिनको टिकट नहीं मिलता है महागठबंधन से, तो वो यहाँ आ जाएंगे। शांभवी चौधरी का यहाँ से नाम चल रहा है जो अशोक चौधरी की पुत्री हैं। इन सारे लोगों के साथ साथ जो नाम कांग्रेस की तरफ से चल रहा है और यहाँ जो फैक्टर है वो काम करेगा, तो यहाँ BK रवि और IP गुप्ता बहुत तेज रेस में है, दोनों में रेस चल रहा है, और इस रेस में किसके नाम का फैसला होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात यहाँ मान के चलिएगा कि यहाँ समस्तीपुर में इस बार कांग्रेस का भी दबदबा के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि फैक्टर एक बार फिर से वही है, आप समझ रहे हैं। बेगूसराय का अगर बात करें तो बीजेपी की सीट इस बार क्या बीजेपी निकालने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, CPI यहाँ से पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन पिछली बार का स्थितियाँ दूसरी थी, क्योंकि RJD भी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, कन्हैया कुमार हार गए थे। कन्हैया कुमार को तो फ्रेम से बाहर कर ही दिया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना वॉक ओवर दे देने वाली जैसी बात है। CPI को देकर के लड़ाई बहुत कड़ी नहीं होने जा रही है। मुंगेर की अगर बात करते हैं तो मुंगेर में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? सबसे हॉट सीट है, सबसे हॉट सीट है। यहाँ मुंगेर की बात करें तो राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, जिनको कहा जाता है ललन बाबू कहते हैं नीतीश कुमार जी, यहाँ पर इस बार निश्चित रूप से चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि लालू प्रसाद ने यहाँ जो जाल बिछाया है वो पूरा पुख्ता इंतजाम किया है। जो बाहुबली कहे जाते हैं अशोक महतो, उनको यहाँ से उनकी पत्नी को उतारा गया है। आपने देखा कि क्या क्या ड्रामा हुआ, खरवासे में शादी हुआ, सब कुछ हो गया। उनकी पत्नी अनीता देवी को सिंबल भी मिल गया है, आशीर्वाद लेने के लिए लालू दरबार भी पहुंचते हैं। बिल्कुल, ये सब बातें हो गई हैं। अब निश्चित है कि यहाँ भी स्क्रू टाइट करने का काम लालू प्रसाद ने कर दिया है। देखिए, ये 5 सीट है चौथे चरण की, जिस पर कौन जीतेगा, कौन आगे चल रहा है इस वक्त, वो बाबा बता रहे थे। अगर हम आगे बढ़े 5वें फेज की ओर तो सीधा 5वें फेज में हम शुरुआत करते हैं सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी में इस बार क्या कुछ होने जा रहा है? फिर आपने एक हॉट सीट का नाम ले लिया। ये 5वां चरण नहीं, ये सभी चरणों का सबसे ज़्यादा हॉट रहा है सीतामढ़ी जी, क्योंकि सीतामढ़ी में नामांकन की तिथि 6 मई तक है, और यहाँ पहले से ही ताल ठोक के 6 महीना पहले से तैयारी कर रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी। यहाँ जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तब से जो विवाद चल रहा है अभी थमने का नाम नहीं लिया है। हालांकि ये सीट RJD के पास गई है, और RJD ने यहाँ कई लोगों का नाम सामने किया है, जिसमें बोरो प्लेयर को भी उतारने की कोशिश चल रही है। चूँकि ये सीट जो है यहाँ छीनी गई है एक
वैश्य समाज से, तो यहाँ वैश्य समाज के संजय गुप्ता का भी नाम आ रहा है। एक नाम तो जदयू की तरफ से ये आ रहा है, रामेश्वर महतो जो एमएलसी थे, इस बार उनको मौका नहीं मिला है। इसके अलावा सुनील कुशवाहा का नाम चल रहा है और यहाँ से अर्जुन राय का भी नाम अभी तक बंद नहीं हुआ है। ये सारे नाम अभी चल रहे हैं। यहाँ भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने स्क्रू टाइट करने का प्रोग्राम बना दिया है। अगर लालू प्रसाद का यहाँ चला तो फिर एक कुशवाहा फैक्टर यहाँ काम करेगा। मधुबनी में क्या कुछ होगा वैसे में? अगर वहाँ कुशवाहा का फैक्टर काम कर रहा है तो मधुबनी में क्या देखने को मिलेगा? यहाँ तो सीधे बीजेपी वर्सेस हिंदू मुस्लिम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अली अशरफ फातमी जो है वो मुस्लिम समाज से आते जरूर हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम वाला उन पर टैग नहीं लगता है। यहाँ स्थिति सीधी सी है कि यहाँ भाजपा इसको टाइट तो वहाँ करना नहीं था। तो अब देखिए कि आगे क्या होता है। मुजफ्फरपुर इसके बाद सीट आती है। मुजफ्फरपुर सीट में इस बार क्या कुछ हो सकता फिर है? से एक हॉट सीट का नाम आपने ले लिया जी। मुजफ्फरपुर की सीट पर इतना बड़ा ट्विस्ट हुआ है कि राजभूषण निषाद को उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा रिस्क लिया है। एक यूथ को जरूर मौका दिया है, लेकिन यहाँ अजय निषाद जो हैं, यहाँ के अभी वर्तमान जो सांसद हैं, जो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो भूतपूर्व हो जाएंगे जी, उनके खिलाफ अगर राजभूषण को मौका मिला है तो इसका मतलब राजभूषण निषाद में कुछ देखा होगा। लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं स्क्रू टाइट करने जैसी बात नहीं नजर आ रही है। लेकिन एक फैक्टर जरूर काम कर रहा है कि यहाँ से हो सकता है कि मुकेश सहनी को, जो कि हम बता ही रहे थे कि जो 26 सीटें रखी है कांग्रेस ने, माफ कीजिएगा आरजेडी ने अपने पास, उनमें से कुछ सीटों को आदान प्रदान कर सकती है, जिसमें मुकेश सहनी के लिए भी बचा कर रखी हुई है। तो इस मुजफ्फरपुर की सीट पर हो सकता है कि अगर अजय निषाद आ जाते हैं, चूंकि उनके पिताजी कभी राजद कभी भाजपा होते रहे हैं, तो हो सकता है कि अजय निषाद भी 2 टर्म रहे हैं, इस बार उनका भी मन बदल के राजद की तरफ आ जाए। तो एक बात मान के चलिए कि कांग्रेस की तरफ से दबाव डाल करके ये किया जा सकता है और कांग्रेस से ये सीट बोरो किया जा सकता है। ये बातें अभी तक लग रही है। ये 24 घंटा के अंदर में ये फैसला हो जाएगा। यहाँ भी कहीं ना कहीं लड़ाई बस दूसरे तरह की है, यहाँ इसको टाइट नहीं करना है। देखिए मुजफ्फरपुर में क्या कुछ होगा हम आपको ये बताएंगे, लेकिन अगले सीट की ओर चलते हैं। सारण सीट, सारण में इस बार क्या होने जा रहा है? यहाँ लड़ाई कड़ी है। राजीव प्रताप रूढ़ी के विरुद्ध इस बार अब किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य खड़ी हैं और उनको लेकर के जो बयान आए हैं भाजपा की तरफ से, उसको सम्राट चौधरी का बयान सबसे ज़्यादा, नाराजगी भी बहुत ज़्यादा थी। कई लोगों ने उस बयान को लेकर के आपत्ति भी दर्ज किए थी। लेकिन रोहिणी आचार्य कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा सा आगे निकलती हुई दिख रही हैं और कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार का स्क्रू टाइट करने के चक्कर में कहीं एक आध नट जो है और एक आध मतलब हाथ चल जाए, हाँ हाथ चल जाए तो सारण में काम गड़बड़ा सकता है भाजपा का। एक और हॉट सीट इस वक्त हमारे पास आ रहा है, हाजीपुर। हाजीपुर की सीट भी बहुत हॉट सीट है। चिराग पासवान दूर दूर तक कोई टक्कर नहीं नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर शिवचंद्र राम के उतरने का चांस है, पशुपति कुमार पारस। और सबसे बड़ा ट्विस्ट इसमें क्या है कि रामविलास पासवान की पहली पत्नी की बेटी आशा पासवान, जो साधु पासवान की पत्नी है, राष्ट्रीय जनता दल उनको भी मौका दे सकता है और यहाँ जो मामला है वो अटक सकता है। लेकिन एक बात और बता दें आपको कि एलजेपी चिराग पासवान स्क्रू टाइट करने वाले श्रेणी में है कहाँ? देखिए पांचवें फेज की जो 5 सीटें हैं उस पर हम आपको बता रहे थे, इसमें 3 हॉट सीट है जिस पे घमासान खूब देखने को मिलेगा। छठे चरण में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सीट आती है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में क्या हो रहा है? देखिए वाल्मीकि नगर में वर्तमान जो हैं सांसद वो जदयू से हैं और कहा जा रहा था कि इनका भी टिकट कटेगा जी, लेकिन इनको टिकट लेने में सफल रहे। यहाँ भी राष्ट्रीय जनता दल ने एक फैक्टर लगाया है, कुशवाहा वर्सेस यादव। यादव को उतारा है। दीपक यादव यहाँ से संभावित है कि चुनाव लड़ेंगे और ऐसी स्थिति में वाल्मीकि नगर एक बार फिर से स्क्रू टाइट करने वाले श्रेणी में आ रहा है। पश्चिमी चंपारण, वहाँ पर इस बार क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ से हमेशा जो बीजेपी है बाजी मारती है? देखिए संजय जायसवाल दूर दूर तक आपको पहले ही बता रहे हैं कि हमने बताया है कि भाजपा स्क्रू टाइट करने वाली श्रेणी में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में संजय जायसवाल के लिए शाश्वत केदार या आकाश सिंह कोई बड़ा टक्कर नहीं दे पाएंगे। ये साफ साफ नजर आता है। कांग्रेस को ये सीट मिली है और कांग्रेस को जितनी भी सीटें मिली है उसमें से कुछ ही सीट ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस निकालने में सक्षम है, बाकी कहीं दूर दूर तक लड़ाई में वो भाजपा से नहीं है। अभी बहुत पीछे कांग्रेस छूट चुका है। पूर्वी चंपारण पर अगर जाते हैं तो पूर्वी चंपारण की लड़ाई में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? यहाँ भी कुशवाहा फैक्टर काम कर रहा है। ये लगातार जो कुशवाहा फैक्टर लालू प्रसाद लेकर के आए हैं, यहाँ फिर से भाजपा को
नीतीश कुमार के साथ रहने का घाटा हो सकता है। राधा मोहन सिंह हालांकि लगातार जीतते आ रहे हैं, छठा सातवां टर्म है उनका, लेकिन राजेश कुशवाहा को उतार करके कहीं ना कहीं लड़ाई को कड़ा जरूर कर दिया है। अब देखना होगा, दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकाल करके ले आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रक्षा में हत्या हो जाए नीतीश कुमार के कारण, यहाँ मुश्किल में फंस जाए भारतीय जनता पार्टी और राधा मोहन सिंह। शिवहर में क्या कुछ इस बार हो सकता है बाबा? बहुत ट्विस्ट हुआ है। यहाँ से भी काफ़ी लोगों की नाराज़गी थी। यहाँ एक और वैश्य समाज की महिला लगातार चुनाव लड़ रही थी, रमा देवी, उनको हटा करके ये सीट जो है भाजपा ने जदयू को दे दिया है। लवली आनंद यहाँ से आ रही हैं, जो पहले से प्लेयर था। अब यहाँ पर रितु जायसवाल को उतारने का प्लान जो बनाया गया है, रितु जायसवाल काफ़ी मुखर हैं और लवली आनंद अनुभवी हैं। दोनों के बीच में टक्कर क्या गुल खिलाता है, लेकिन एक बात ये मान के चलिए कि यहाँ भी जो फैक्टर है वैश्य वाला, वो लेकर के आए हैं लालू प्रसाद, तो यहाँ भी लड़ाई सामान्य नहीं होने वाली है, कड़ी लड़ाई होगी। वैशाली लोकसभा सीट आता है। वैशाली में जैसे ही वैशाली की सांसद को पता चलता है, तुरंत चिराग पासवान के गुट में शामिल हो जाती है और उसके बाद वैशाली सीट पर अब हम आप पहुँचे। देखिए, अभी भी चिराग पासवान का एक और ऐसा सीट है जिस पर अब तक जो हम खबर आप देख रहे होंगे, आप सभी देख रहे होंगे, तो अब तक हमारे नज़र में वो नहीं फाइनल हुआ था। हालांकि संभावित कई नाम सामने आ रहे थे। वीणा देवी का नाम आ रहा था, संजय सिंह का नाम आ रहा था, इंजीनियर रविंद्र का नाम आ रहा था, ऐसे कई नाम चल रहे थे। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से है, फिर आपको बता दें कि दूर दूर तक कहीं भी चिराग पासवान टारगेट पर नहीं है। लेकिन यहाँ से मुन्ना शुक्ला, उनकी पत्नी किरण शुक्ला, रमा सिंह, इन सभी लोगों का नाम आ रहा है। देखना होगा कि किसको उतारती है और ये देख करके उतारेगी कि आखिर यहाँ से एलजेपी का उम्मीदवार कौन हो। देखिए, वैशाली का तो पता चल ही गया कि जब तक चिराग पासवान अपना तय नहीं करेंगे तब तक वहाँ पे कोई तय नहीं कर रहा है। लेकिन गोपालगंज में क्या हो सकता है? रिजर्व सीट है, आलोक कुमार सुमन यहाँ से हैं और यहाँ सुरेंद्र राम को उतार करके एक बड़ा गेम खेला है फिर से लालू प्रसाद ने। नीतीश कुमार का स्क्रू यहाँ भी टाइट करने की पूरी बात चल रही है। आज से करीब हम 1.5 साल पहले जब शादी करने के बाद पहली बार गोपालगंज गए थे तेजस्वी यादव, तब भी हमने ये बात कहा था कि गोपालगंज की सीट इस बार प्राइड सीट बना करके तेजस्वी यादव अपने पास रखेंगे। जब वो गए थे थामे मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए, तब भी हमने कहा था कि गोपालगंज के प्रति उनकी सोच क्या है, कि इनके माता पिता का जन्मस्थल ही रहा है, तो इस सीट को भी वो अपने पास रखना चाहेंगे। और यही कारण है कि सुरेंद्र नाम, जो सबसे ज़्यादा उनके माने गरीब तबके से आते हैं और मंत्री भी इनको बना करके रखा था, इनको उतारने के पीछे का कारण है कि इनको फुल सपोर्ट करके गोपालगंज की सीट अपने पास रखना चाहिए। यानी कि यहाँ भी नीतीश कुमार का स्क्रू टाइट करने का पूरा प्रबंध किया गया है। महाराजगंज, वहाँ तो गोपालगंज में नीतीश कुमार का स्क्रू टाइट हो रहा है, महाराजगंज में क्या कुछ होगा? देखिए, महाराजगंज की लड़ाई कुछ अलग होने जा रही है। मेरी बात बहुत पहले हुई थी, करीब आज से 3 महीना पहले, तो सचिदानंद राय ने ये बात कहा था कि अगर जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल उतरते हैं मैदान में, तो मैं उनको हराने के लिए जो भी करना होगा करूंगा। तो एक नाम तो उन्हीं का आ रहा है सीधे सीधे, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ये सीट जो है कांग्रेस को जो मिली है, कांग्रेस उनको आगे ला करके खड़ा करे, वो अपनी पत्नी को भी लड़ा सकते हैं। संतोष महतो, जो कि आपने देखा होगा जनसुराज में कभी जदयू के बड़े नेता के रूप में हुआ करते थे, अति पिछड़ा समाज से आते हैं और काफ़ी उनका प्रभाव भी है, इनको सचिदानंद राय का सपोर्ट भी है, तो संतोष महतो का नाम आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और नाम बड़ी तेजी से दौड़ रहा है और वो है अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश सिंह का। तो यहाँ की लड़ाई में भी आप समझ ही सकते हैं कि चूंकि भाजपा से लड़ाई है, तो देखना दिलचस्प होगा कि सचिदानंद राय अगर इसमें इन करते हैं, इस पूरे लड़ाई में अगर आते हैं, तो ये लड़ाई मजबूत होगी और जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल को नीतीश कुमार के साथ होने का घाटा झेलना पड़ सकता है। सिवान, छठे फेज की आखिरी सीट सिवान बचती है, तो सिवान का क्या कुछ हो रहा है? सिवान में कौन बाजी मार रहा है? देखिए, सिवान में तो एक तरफ से क्लियर हो गया है। आपको पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको ज्वाइन करा लिया नीतीश कुमार ने। उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है। यहाँ अवध बिहारी चौधरी, हिना साहब, ओम प्रकाश यादव और टुन्ना जी पांडे, ये सभी यहाँ से हैं। लेकिन यहाँ की लड़ाई में हिना साहब का फैक्टर, जैसे आपको हमने महाराजगंज की बात बताई, वैसे ही हिना साहब फैक्टर यहाँ काम करेगा। अवध बिहारी चौधरी को उतारने का प्लान बन रहा है, लेकिन अगर हिना साहब सामने रहीं
तो ऐसी स्थिति में हिना साहब को आपको पता है कि AIMIM ने भी बिना शर्त समर्थन किया है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ होता क्या है। लेकिन एक बात तो आप तय मान के चलिए कि इस सीट पर लड़ाई कड़ी होने वाली है, और ये भी एक सीट है जहाँ लालू प्रसाद ने स्क्रू टाइट करने का प्रबंध कर दिया है नीतीश कुमार का। देखिए, छठे फेज की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे 8 सीटों पर घमासान होगा। 8 सीटों में कौन जीतेंगे और क्या कुछ देखने को मिलेगा, बाबा आपको बता रहे थे। आखिरी फेज 7वें फेज की ओर हम बढ़ते हैं और सीधा नालंदा से शुरुआत करते हैं। नालंदा में इस बार क्या देखिए, नालंदा में भी CPI-ML को दिया गया, और CPI-MI के जो संदीप सौरभ हैं, अगर वो चुनावी मैदान में हैं तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि एक लंबे समय के बाद नालंदा में कड़ी टक्कर होगी, क्योंकि CPI-ML जो है वो पीछे हटने वालों में से नहीं, कैडर बेस्ड पार्टी है। और नीतीश कुमार का जो वही वर्तमान ग्राफ है, उस ग्राफ में अगर लालू प्रसाद का सपोर्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं उनके कैडर वोटों को लेकर के यहाँ भी स्क्रू टाइट किया जा सकता है और कौशलेंद्र कुमार को मुश्किल हो सकती है। पटना साहिब हम सीधा चलते हैं। पटना साहिब से बाबा इस पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? यहाँ भी वॉकओवर जैसा है, आराम से। हाँ, यहाँ बीजेपी निकाल लेगी सीट, इसलिए कि अंशुल कुमार जो है, उनको मीरा कुमार के पुत्र हैं, उनको कहाँ से ला करके कहाँ दिया जा रहा है। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है मीरा कुमार को खुश करने की, वरना यहाँ मजबूत कैंडिडेट नहीं है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, पिछले 4 चुनाव से मैं बोल रहा हूँ, 2009 से ही बोल रहा हूँ कि इस सीट पर यदि राष्ट्रीय जनता दल खुद अपना उम्मीदवार उतारे तो कड़ा टक्कर हो सकता है, लेकिन हमेशा वॉकओवर मिलता रहा है। पाटलिपुत्रा की अगर हम बात करते हैं तो पाटलिपुत्रा में किस तरीके से राजद जो है बीजेपी को टक्कर दे पा रहे हैं? इस बार यहाँ की लड़ाई बहुत कड़ी है। इस बार अगर भीतरघात नहीं हुआ तो आप मान के चलिए, पिछली बार मीसा भारती जीतते जीतते रह गई थी, हार जीत का आंकड़ा बहुत कम था। इस बार मीसा भारती एक बार तीसरी बार पूरी तैयारी के साथ उतर रही हैं, और संभावना है कि उनके सपोर्ट में भी जो लोग विद्रोह कर रहे थे या जो टिकट के टिकटार्थी थे, इच्छार्थी थे टिकट के, वो सब भी सपोर्ट करेंगे। रामकृपाल यादव हालांकि मजबूत विकल्प जरूर हैं, लेकिन इस बार लड़ाई जो है मीसा भारती कड़ा करेंगी, और इसका कारण है नीतीश कुमार। जीत का स्वाद चख पाएंगे? देखिए, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, 4 जून को, लेकिन लड़ाई कड़ी है। लड़ाई कड़ी है। सीधा चलते हैं, आरा की ओर बढ़ते हैं। आरा पर इस बार लड़ाई क्या है? कड़ी है, कमजोर है, क्या होगी आरा? नहीं, लड़ाई तो कड़ी होगी, लेकिन एक बात मान के चलिए कि RK सिंह ने काम किया है और इसी का इनाम उनको मिला है। उनका टिकट भी कटने वाला था, लेकिन इसकी संभावनाएं छिन्न हो गई। आपने देखा कि ये लगातार चल रहा था कि भाजपा इस बार बहुत सारा परिवर्तन करेगी, जो सीट फेरबदल कर सकती है। 70+ लोग हैं, 60+ लोग हैं, उन लोगों को इधर उधर करेगी। उसी में आपने देखा कि कई लोगों का टिकट कटा भी, लेकिन RK सिंह अपने काम के बदौलत बचाने में कामयाब हो गए। सीट भी बचा लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए, RK सिंह आरा से सीट भी बचा लेंगे बाबा कह रहे हैं, लेकिन बक्सर में क्या बच पाएगी? बक्सर में फिर से एक बार वही बात सामने आई है। बक्सर में काफ़ी विद्रोह हो रहा है। अश्विनी चौबे हटे तो मिथिलेश तिवारी आए। वहाँ के लोगों में एक बात जरूर है कि लोगों का कहना है कि स्थानीय हमको चाहिए। हालांकि मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि मेरा सारा रिश्तेदारी और मात्र 40 से 50 किलोमीटर मैं दूर हूँ बक्सर से, क्योंकि गंगा पार किया तो मेरा पैतृक गांव आ जाता है। ऐसी स्थिति में देखना जरूर होगा कि जो लड़ाई पहले चल रही थी पिता पुत्र की, उसमें अब इस बार पिता नहीं पुत्र हैं RJD की तरफ से सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह पहले भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी को मात दे चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा। मिथिलेश तिवारी कमजोर लड़ाका नहीं है। पार्टी के संगठन से लेकर के उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक अब तक भारतीय जनता पार्टी में बड़ी निष्ठा के साथ अपने हुनर दिखलाए हैं। यहाँ भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लड़ाई यहाँ भी कड़ी है। सासाराम की बात करते हैं अब सीधा हम। सासाराम में इस पर क्या कुछ देखने को मिल सकता है? सासाराम से कौन बाजी मार ले जाएगा? देखिए, उम्मीदवार बदलने के बाद चीज़ें तो बदली जरूर हैं। छेदी पासवान की जगह पर शिवेश राम को दिया गया है, लेकिन यहाँ भी चूंकि ये आपको पहले बताया कि भाजपा के साथ तो लड़ाई ही नहीं है, तो भाजपा के साथ लड़ाई नहीं है तो कांग्रेस इस लड़ाई में दूर दूर तक नजर आएगी कि नहीं आएगी, ये भी कहना मुश्किल होगा। यहाँ का एक अलग तरह का माहौल देखने को मिलेगा। काराकाट चलते हैं। काराकाट में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि CPI-ML जो है टक्कर तो जरूर देगी, लेकिन जो चीज़ें बनी हैं, परिस्थितियाँ बनी हैं, उसमें सवर्णों के वोट से उपेंद्र कुशवाहा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चूँकि उनको अब बड़े भाई का भी सपोर्ट है नीतीश कुमार का, तो यहाँ वो निकलते जा रहे हैं। भले ही अपनी सीटों पे उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो नीतीश कुमार, लेकिन अपने सहयोगियों के सीटों पर फायदेमंद नजर आ रहे हैं, खाली भाजपा के कुछ सीटों को छोड़कर। जहानाबाद में क्या कुछ हो सकता है बाबा इस बार? यहाँ इस बार जो 1700 के आसपास के वोटों का
हार जीत का आंकड़ा था पिछले चुनाव में। इस बार ईमान के चलिए कि यहाँ स्क्रू जबरदस्त ढंग से टाइट करने की तैयारी है और सुरेंद्र यादव को पहले से ही ताल ठोक चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी कई मामलों में उनको घेरने की तैयारी चल रही थी। इस बार भी यहाँ स्क्रू टाइट करने में लालू प्रसाद यदि सफल हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए 40 सीट पर कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है हम आपको बता रहे हैं और कौन से उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं हम आपको नाम के साथ बता रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हमने आपको बताया था कि खेला समझिए में यानी कि लालू के टारगेट पर कौन है, लालू के टारगेट पर न अगर बीजेपी है और न ही चिराग तो कौन है। बाबा कौन है लालू जी के टारगेट पर? निश्चित रूप से नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की 16 सीटें हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है राष्ट्रीय जनता दल को कि ये हमारी सीटें हैं। उन सीटों पर लड़ाई के लिए वो तैयार है और अधिकांश सीटों पे सीधी लड़ाई जदयू वर्सेस आरजेडी हो रहा है। 17 साल बनाम 17 महीने का एक टर्म भी आपने देखा होगा। तो ऐसी स्थिति में एक बात मान के चलिए कि अगर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार को यदि थोड़ा सा भी जो अक्सर इधर से उधर होते रहे हैं उसका अगर लोगों के दिमाग से बात नहीं निकला तो राष्ट्रीय जनता दल झटका दे सकती है और 40 में 40 का जो दावा है, सपना है, वो चकनाचूर हो सकता है। जी हाँ, तो आप बाबा को सुन रहे थे। खेल समझिए यानी कि आज दिन भर क्या कुछ हो सकता है, बिहार की राजनीति में किस करवट जा सकती है। बाबा आपको एक एक सीट के बारे में बता रहे थे कि कौन से उम्मीदवार कहां से दिखेंगे आपको चुनावी मैदान में और क्या कुछ देखने को मिलेगा इस 2024 लोकसभा चुनाव में। तो आप ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।